ने ये पुस्तक पढ़ी होगी। जी बिल्कुल। हम चाहते हैं आपके ही मुखारबिंद से एक कविता एटलीस्ट सुना जाए। दोने में भी भरना चांदनी चांद, जरा मेरे छप्पर पर भी आना। आज शरद पूनों की रात, आज शरद पूनों की रात सुहानी है। ऊपर सोना बीच बीच में चांदी है। चंद किशोर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपना इनसाइट इनपुट पुस्तक के विषय में? मैंने पुस्तक पढ़ी कुछ धूप कुछ सिहरन, और जैसा कि हरिंद्र हिमकर सर के बारे में यही कहूँगा कि बिहार के रामवृक्ष बेनीपुरी का रचना साहित्य में ये थी खूबी कि वो देश सब। डॉक्टर साहब, अब कुछ आपसे जानना चाहेंगे। जैसे मैं तो कहता आया हूँ, पहली दफा जब मैंने पुस्तक की लेखन की थी वो भी इनकी प्रेरणा से, तो मेरे को खिताब दिया गया था कि पागलों की दुनिया में आपका स्वागत है, अर्ध पागल हो गए उसके लिए बधाई है। ये पागलपन कब से सवार हुआ आपको? 6वीं कक्षा से। संयोग यह था कि मेरा गांव बड़ा है और पढ़ा भी है, यानी 1928 में मेरे गांव में, चंपारण के ही गांव में मध्य विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी, जो बड़ी बात थी। हम चाहते हैं एक कविता फिर ऋतुराज जी सुनाए इनकी रचना में, क्योंकि आज हम फोकस होना चाहें कुछ धूप कुछ सिहरन पे, फिर आते हैं लौट करके हम लोग सीमांचल की बात करेंगे। यह अंधकार इस कीट कलुष के रण में प्रिय, तेरी यादों का बस एक सहारा है। क्षण क्षण है जब मन पर भारी उल्लास नहीं, क्षण क्षण है जब मन पर भारी उल्लास नहीं। कण कण में भय है, भुवन भीति का मारा है। तब सच कहता हूँ, तब सच कहता हूँ, इस दुर्दिन में प्राण प्रिय, तेरी ही यादों का बस एक सहारा। नमस्ते। आज कन्वर्सेशन विद गणेश के इस नए कलेवर में मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत प्यारी कविता से। मैं प्यार लिखना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में दिखना चाहता हूँ, मगर ये रोटी, ये रोजगार, ये बाजू की तकरार, ये कुर्सी, ये सरकार, क्या करूं यार, कैसे लिखूं प्यार, कैसे लिखूं, कैसे। इस कविता के रचनाकार हैं बड़े आदरणीय, हम सभी के आदरणीय रक्सौल और दिल्ली के सारे साहित्य प्रेमियों के गुरुवर डॉक्टर हरिंद्र हिमकर सर। उन्होंने हाल ही में ये पुस्तक की रचना की है, कुछ धूप कुछ सिहरन। देखिए बड़ी मजेदार बात, मौसम कुछ ऐसा है, शाम को सिहरन होती है, दिन में धूप होती है, फिर सुबह वापस सिहरन। इस पुस्तक में आप देखेंगे अपने मनोभाव को, और अलग अलग प्यार में, बिछोड़ में, कहीं विद्रोही भाव दिखेंगे, कहीं आलिंगन के भाव दिखेंगे, कहीं देश प्रेम के भाव दिखेंगे, कहीं अपनी पुरानी यादें भी दिखेगी। आज ऐसे व्यक्तित्व इस स्टूडियो में आए हुए हैं। मैं आप लोगों की आज्ञा से मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर हरिंद्र हिमकर सर का। स्वागत है सर आपका मेरे स्टूडियो में। धन्यवाद। और उनके ही बाजू में हमारे नेपाल के जाने माने पत्रकार, खास करके अनुसंधान के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में लगे हुए हैं लंबे अरसे से, और बड़े ही प्रिय और बेबाकी से बड़े सभ्य भाषा में अपना कलम चलाते हैं। कांतिपुर में उनके निरंतर लेख आती है तराई डेडलाइन के नाम से। आप हैं हमारे आदरणीय, परम आदरणीय चंद किशोर सर, स्वागत। नमस्कार। उधर बाजू में है हमारे ऋतुराज जी। मूलतः वो बिरगन निवासी हैं, लेकिन बंबई का भी पानी पी चुके हैं, दिल्ली का मिट्टी घोट चुके हैं। उनका पटकथा लेखन में भी रुचि रहता है। काव्य रचना उनकी भोजपुरी हिंदी दोनों में खूब कलम चलती है, और बड़े प्रिय साहित्य के प्रति उनका समर्पण भाव रहता है। आज हमारे बीच में आए में ऋतुराज जी, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा। कन्वर्सेशन विद गणेश। ये पुस्तक पढ़ी होगी।
जी हम बिल्कुल। चाहते हैं आपके ही मुखारबिंद से एक कविता एटलीस्ट सुना जाए। पूरा पढ़ लिया है और हर एक कविता अपने आप में एक अलग कलेवर में, एक अलग विषय में, और जिस कविता को जिस मारक तत्वों के लिए जाना जाता है उससे भरपूर है। इस पुस्तक का कुछ धूप कुछ सिहरन, इसकी एक कविता है, छोटी सी है, मैं आप सबों के समक्ष रख रहा हूँ। कविता का शीर्षक है शरद पूनों के चांद। मेरे दोने में भी भरना चांदनी, मेरे दोने में भी भरना चांदनी, मेरे छप्पर पर भी आना। मेरे दोने में भी भरना चांदनी चांद, जरा मेरे छप्पर पर भी आना। आज शरद पूनों की रात, आज शरद पूनों की रात सुहानी है, ऊपर सोना बीच बीच में चांदी है। आज शरद पूनों की रात सुहानी है, ऊपर सोना बीच बीच में चांदी है। आज निहोरा है, आज निहोरा है जब अमृतधार गिरेगा मेरे दोने पर बरसाना। आज निहोरा है जब अमृतधार गिरे चांद, जरा मेरे दोने पर बरसाना। हमने भी गोबर से घर लिपवाया है, हमने भी गोबर से घर लिपवाया है, हमने भी पत्तों पर खीर सजाया है। हमने भी गोबर से घर लिपवाया है, हमने भी पत्तों पर खीर सजाया है। याद रहे जब कंगुरों पर धार गिरे, कुछ बूंदों को झोंपड़ियों पर छिटकाना। याद रहे जब कंगुरों पर धार गिरे, कुछ बूंदों को झोंपड़ियों पर छिटकाना। ऊपर वाले खूब नहा ले, ऊपर वाले खूब नहा ले धार में, नीचे वाले काटे रात अन्हार में। अच्छा लगता तुझे लुटाना चांदनी, अच्छा लगता तुझे लुटाना चांदनी, लेकिन अच्छा नहीं किसी को तरसाना, लेकिन अच्छा नहीं किसी को तरसाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंद किशोर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपना इनसाइट इनपुट पुस्तक के विषय में? मैंने पुस्तक पढ़ी कुछ धूप कुछ सिहरन, और जैसा कि हरिंदर हिमकर सर के बारे में यही कहूँगा कि बिहार के रामवृक्ष बेनीपुरी का रचना साहित्य में ये थी खूबी कि वो देशा शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे वो सिर्फ नहीं लिखते, फुनगी लिखते, जमीन नहीं लिखते, भुइयाँ लिखते। तो इनमें देशा शब्द, स्थानीय शब्द और अपनी भाषा को हिंदी की खड़ी बोली की हिंदी में प्रवेश कराने का बड़ा सूक्ष्म तरीका है। जानकी वल्लभ शास्त्री की तरह प्रकृति को बड़ी करीब से देखते हैं, प्रकृति को बड़ी कुशल चितेरा है, प्रकृति का मानवीकरण करते हैं, और हर प्रकृति का ही नहीं करते हैं, व्यय का अर्थात कि उम्र का विभिन्न पड़ावों का जो चित्रण करते हैं। तो जो आदमी प्रकृति को बड़ा गहरा से, बड़ी संवेदनशीलता से अनुभव कर रहा हो, तो वह गुण जो है जानकी वल्लभ शास्त्री को मैं इनमें पाता हूँ। तीसरा है श्यामानंदन किशोर, जो बड़ी दार्शनिक बात को भी बड़े सरल, सहज और बोधगम्य तरीके से कविता में वो अभिव्यक्त करते थे। तो मैं सीमांत शहर रक्सौल के रहने वाले हरिंदर हिमकर सर को ये देखता हूँ इस कविता में कुछ धूप कुछ सिरहन में इनकी अपनी मौलिकता है। तीन प्रवृत्ति के लोगों को मैंने जिन कहा, तो उन तीनों का संगम त्रिवेणी इनके रचना की प्रवृत्ति में देखी गई है। लेकिन इनकी काबिलियत ये है कि जब गंगा में तीन धाराएं मिलती है लेकिन वो गंगा हो जाती है। तो यह जो कुछ धूप कुछ सिहरन से हिंदी साहित्य में हरिंदर हिमकर की अपनी मौलिक शैली, अपनी मौलिक गंगा बही है। डॉक्टर साहब, अब कुछ आपसे जानना चाहेंगे। जैसे मैं तो कहता आया हूँ, पहली दफा जब मैंने पुस्तक की लेखन की थी वो भी इनकी प्रेरणा से, तो मेरे को खिताब दिया गया था कि पागलों की दुनिया में आपका स्वागत है, अर्ध पागल हो गए, उसके लिए बधाई है। ये पागलपन कब से सवार हुआ आपको? यह 8वीं कक्षा से। संयोग यह था कि मेरा गांव बड़ा है और पढ़ा भी है। यानी 1928 में मेरे गांव में, चंपारण के ही गांव में मध्य विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी, जो बड़ी बात थी।
कहा यह जाता है कि गांधी जब चंपारण में आए तब से शिक्षा का जागरण हुआ, या यूं कहें कि एक तरह से साक्षरता का आंदोलन शुरू हुआ। कई जगह उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की। मेरी एक कविता भी है, बापू तुम आए थे मेरे गांव। सुना दिया जाए। वो कविता तो संयोग से याद नहीं और संकलन में भी नहीं है वो कविता नहीं है। लेकिन उसमें है, पंक्तियां हैं कि तुमने सुना है कि तुमने कई गांवों में मिट्टी की ढिबरियां जलाई थी। हाँ, लोकल आ गया ना। हाँ, और उसी से फैला था उजास, और सुनता हूं कि धीरे धीरे वह पूरे देश में फैल गया, ये कहा गया है। लेकिन उसमें अंत में है कि अभी भी उस उजास को लोग पैर की उंगलियों से खुरच खुरच कर खोद रहे हैं कि है कहाँ। क्योंकि मैं सुनता हूं, तो मेरे गांव में शिक्षा आ गई थी। संस्कृति जिसे कहते हैं, मंदिर भी बहुत है मेरे गांव में, तो धार्मिक वातावरण, रामलीला वगैरह का प्रतिवर्ष आना, और प्रतिवर्ष मेरे उच्च विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन मेरे उस समय के गुरु स्वर्गीय जगदीश विकल, संयोग है कि उनके चाचा पूरे नेपाल में जाने जाते हैं और भोजपुरी के माध्यम से जगदीश विकल मेरे वहाँ शिक्षक थे, और उनके चाचा ठाकुर राम कैंपस में अलमस्त्री थे, रामदेव द्विवेदी अलमस्त्री। भोजपुरी का बीजारोपण मिश्र जी के साथ वीरगंज में या नेपाल में इन दोनों ने मिल करके किया, जो आज वृक्ष तो बन ही गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ऋतुराज वगैरह जितने लोग सक्रिय हैं भोजपुरी मंच पर, और चंद्रकिशोर के साहित्यकार हैं, समझ वाले हैं, शुरू से ये भी वीरगंज की साहित्यिक गतिविधि में उस समय से, जब से वो लगभग 40-45 वर्षों से तो मैं परिचित हूँ चंद्रकिशोर जी से। हम ही छूटे हुए। हाँ, छूटे हुए थे, तो उस समय से सक्रिय थे और इनको सुनने का अवसर उस समय भी उस तरह की कविता लिखते थे। इसलिए स्वाभाविक है कि यह लगा कि एक ही रक्त बीज के हम लोग हैं, तो आकर्षण तो बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा। और अभी के समय में वैश्विक स्तर पर आप तो विदेशों का भ्रमण भी करते हैं और कई संस्कृतियों को देखते हैं। गणेश जी, आपके बारे में मैं कह रहा हूं, तो हम लोगों से ज्यादा आप लोगों ने आपने दुनिया को देखा है। लेकिन जहां तक आज की संस्कृति की समझ की बात है, भौतिकवादी हवा के चलते हृदयहीनता तो बढ़ी ही है ना। इसलिए कविता का जो मूल धर्म है उसे कवियों ने खो दिया है। यह इस धूप कुछ सिहरन में मेरी वो छटपटाहट है। कविता किसी वाद में, मेरा मानना है व्यक्तिगत, कि किसी वाद में नहीं बदलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही। कविता को हवा से क्यों प्रभावित होगी कविता? कहा गया है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। उसका काम है कि समय को देखते हुए उस पर चिंतन करना और आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति कर देना। तो जब मुझसे हमारी सत्ता कहेगी कि तुम यह लिखो, कर पाऊंगा। खुद के साथ भी नहीं कर, खुद के साथ नहीं कर पाऊंगा। जब खुद के साथ नहीं कर पाऊंगा तो कविता क्या खाक लिखूंगा मैं। इसलिए कहा गया है कि कविता या गीत के संदर्भ में खास तौर से कि गीत को बहना चाहिए, उसे लिखा नहीं जाना चाहिए। वाह, क्या बोल रहे, कितना गहरा भाव है कि गीत लिखे नहीं जाते, बढ़ना चाहिए। गीत स्वाभाविक तौर पर झरने की तरह झरते हैं
वह गोमुख आत्मा है या हृदय है, और वहाँ जो हम ग्रहण करते हैं वह स्वयं मुख से उगलना हम शुरू कर देते हैं। यानी गीत हम गाते हैं, गीत रचेंगे क्यों? हाँ, ठीक। इसलिए हमारे यहाँ मीरा के बारे में कहा गया है कि वह उनकी रचनाएं जो हैं वो भोगी भोगी लगती हैं, और महादेवी जी भी वीरा लिखती हैं तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये सोची सोची लगती हैं। एक भोगी भोगी, एक भोगी भोगी, एक सोची सोची। तो जो भोग के दिल्ली में बैठने वाला, काठमांडू में बैठने वाला, खेती और खेतीहर के दर्द को, मिट्टी के स्वभाव को चंद्रकिशोर जी इस पर काम करते रहते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ कि कभी गोधन की तस्वीर डालेंगे, कभी जात की तस्वीर डालेंगे, कभी अपने गांव में जाकर के बैलों की तस्वीर, कभी ढेंकी की तस्वीर, कभी कुछ कुछ ये डालते रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी याद या उसे याद कराने के पीछे भी इनकी छटपटाहट। प्रकारांतर से जो हमारी संस्कृति है वह खास तौर से मधेसी संस्कृति, पूरा मधेश, वह संपूर्ण भारतीय जो ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संस्कृति है उससे भिन्न तो एकदम नहीं है। इसमें कोई विवाद भी, इसमें विवाद भी नहीं है। सहज सब बात कुछ धूप कुछ सीरन में किस तरह से आई है? और इसलिए जो कुछ है धूप कुछ सिहरन में, उसे अपनी ही माटी पर महसूस किया गया है। माटी पर महसूस करना, यह माटी की उपज मैं किस हद तक कहूँ, यह कहने में ये फिर चंद्रकिशोर जैसे लोग या पाठक लोग, ऋतुराज जैसे लोग, या हमारे बीच ब्रजेश ओझा जी उधर बैठे हुए हैं, उन्होंने पढ़ा है, वो भी सुपठित है। तो जो भी समीक्षक या आलोचक होते हैं उन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पढ़ने की प्रवृत्ति तो बड़ी कम हुई है। आप भी गणेश जी लेखक हैं, आपने उपन्यास की रचना की है और अनुदित भी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि रक्सौल में मेरे कुछ शिष्य हैं जो लोग कहते हैं कि सर मैं तो पढ़ ही नहीं पाता अगर रानू के, गुलशन नंदा के उपन्यास पढ़ने का अवसर मुझे नहीं मिलता। विचित्रता देख लीजिए कि वो कहते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि अगर उन्हें मैं नहीं पढ़ता तो मैं पढ़ ही नहीं पाता। और उन्हें साहित्य की श्रेणी से या साहित्यकार की श्रेणी से काट के अलग किया गया। बड़ी खुशी की बात, एक सूचना दे दूं कि इधर गोरखपुर विश्वविद्यालय ने उन लोगों पर शोध कराना शुरू किया है। अच्छा, आपको एक बार हम रोकें? हाँ। हम चाहते हैं एक कविता आप फिर ऋतुराज जी सुनाए इनकी रचना में, क्योंकि आज हम फोकस होना चाहें कुछ धूप कुछ सिहरन पे, फिर आते हैं लौट करके हम लोग सीमांचल की बात करेंगे। सीमांचल चल रहा है एक तरह से, यूं कहिए, जिसका शीर्षक है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे शायद मेरी स्मृति में है कि मैं इसको लॉकडाउन के समय में बाकायदा पूरा एक बार मैंने इसको याद किया था। और बहुत प्यारी कविता है, थोड़ी लंबी है लेकिन मैं उसको कोशिश करता हूँ कि पढ़ पाऊँ इसको। अच्छी कविता है, मैंने इसको बहुत ही लंबे वक्त तक सर मैंने इसको अपनी स्मृति में रखा था और एक तरह से मेरा उस वक्त मेरी दिनचर्या में शामिल हो गई थी, खास करके इस एक कविता को पढ़ना। शीर्षक है यादों के सहारे। यह अंधकार इस कीट कलुष के रण में, ये अंधकार इस कीट कलुष के रण में प्रिय तेरी यादों का बस एक सहारा है। यह अंधकार इस कीट कलुष के रण में प्रिय तेरी यादों का बस एक सहारा है। क्षण क्षण है जब मन पर भारी उल्लास नहीं, क्षण क्षण है जब मन पर भारी उल्लास नहीं, कण कण में भय है भुवन भीति का मारा है। तब सच कहता हूँ इस दुर्दिन में प्राण प्रिय तेरी ही यादों का बस एक सहारा है।
देखा दुनिया में चलन नहीं है देने का, जग वाले सब ले लेते कम ही देते हैं। देखा दुनिया में चलन नहीं है देने का, जग वाले सब ले लेते कम ही देते हैं। इस धरती पर उल्लास बहुत कम मिलता है, इस धरती पर उल्लास बहुत कम मिलता है। आधी कलियां बिन खिले सदा मुरझाती है। सभी बागों में फूल बहुत कम खिलते हैं, जन एक एक गम का मारा इस धरती का, हंसने वाले अब पर्दों पर ही मिलते हैं। सभी बागों में फूल बहुत कम खिलते हैं, जन एक एक गम का मारा इस धरती का, हंसने वाले अब पर्दों पर ही मिलते हैं। सच कहता हूँ यह दृश्य देख हे प्राण प्यारी, तेरी यादों का एक सहारा है। इस भूखी प्यासी धरती पर है धीर नहीं, किसकी पीड़ा को कौन समझने वाला है। सब रक्त मांस भोगी धरती पर भटक रहे, शोषित जन की जिह्वा पर लटका ताला है। श्रम रक्त दान करना सबकी मजबूरी है, सबने अपना कहकर ही सबको मारा है। सबने सबको अपना कहकर ही सबको मारा है। सच कहता हूँ इस बेला में हे प्राण प्रिय, तेरी यादों का ही सहारा। वह प्यार दिया जो तूने अलकों पलकों से, वह हंसी जहां मैं वर्षों डूब नहाता था, तेरा वह पुलकित बदन निछावर बिना स्वार्थ, उन यादों को अर्पित तन मन धन सारा है। वह प्यार दिया जो तूने अलकों पलकों से, वह हंसी जहां मैं वर्षों डूब नहाता था, तेरा वह पुलकित बदन निछावर बिना स्वार्थ, उन यादों को अर्पित तन मन धन सारा है आज अकेला मन तो मुड़कर देख रहा है। प्रिय रोम रोम में तेरी ही रसधारा है, प्रिय रोम रोम में तेरी ही रसधारा है। प्रिय तेरी ही उष्मा ने हमें उबारा है, प्रिय तेरी यादों का ही एक सहारा है। प्रिय तेरी यादों का ही बस एक सहारा है। क्या गजब। अब चंद किशोर सर के तरफ मुताकिब होते हैं। ये सीमांचल का जब बात आता है तो रक्सौल और बीरगंज दोनों को हम लोग सिस्टर टाउन कहते हैं। यहाँ किस जमाने में सिस्टर विलेज रहा होगा, अब सिस्टर सिटी बनने जा रहा है। तो आपका भी काफी अनुभव रहा, मैंने सुना, किताबों के मार्फत सुना। नेपाल के नामचीन साहित्यकार रक्सौल के जलसा में जाते थे, मुशायरा में जाते थे, कवि सम्मेलन, वैसे वहां से भी काफी लोग आते थे। आपका इस विषय में कुछ अनुभव? मैं ये कहना चाहूँगा और मेरे लिए बड़ी खुशी और बड़ा सुखद अनुभूति रहेगा कि मैं इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। जैसा कि हरिंद्र सर कह रहे थे और वह उनकी विनम्रता है कि अपने पुरखों को अपने से पिछले समय में जिन्होंने अच्छा काम किया इस क्षेत्र में, उसको वो याद कर रहे थे, आदरांजलि प्रकट कर रहे थे। तो वह करने के पीछे एक परंपरा को सम्मान करना है, उस लकीर को आगे बढ़ाने की स्वप्न को याद करना है कि जो परंपरा पहले खींची गई है हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस रथ को। एक तो बहुत बृहत्तर अर्थ है, लेकिन अगर हम रक्सौल बीरगंज की बात करें तो पहले हरिंद्र सर के बारे में ये कहूँगा कि बीरगंज के पिछले 4 दशक में के जो साहित्यिक सृजनाएं हुई हैं, जो साहित्यकार लोगों का उदय हुआ है, जो या स्थापित हुए हैं नेपाल के क्षेत्र में, चाहे भोजपुरी में हो या हिंदी में हो, उनके लिए उनकी भूमिका नर्स की तरह रही है। वही वात्सल्य भाव रहा है, कैसे बच्चे को, नवजात शिशु को या प्रसूता को कैसे हम सुरक्षित रखें और कैसे उसे एक मार्ग दिखावें, और वह भूमिका उनकी रही है। उनकी भूमिका उस माली की तरह रही है जो जिसमें वो संवेदनशीलता है कि किस पौधा का क्या प्रकृति है और उस प्रकृति में कैसी खाद दी जाए, कैसी पानी दी जाए, कैसे उसके काट छांट की जाए, उस तत्परता, वह सजगता उनमें है उस माली की तरह। इसलिए भोजपुरी या हिंदी के जो भी रचनाकार हैं इस क्षेत्र में, वो उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ भाव रखता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा रही है। बिल्कुल। दूसरा, इस दौर में ये भी हुआ कि रक्सौल और बीरगंज में अलग अस्मिता की खोजी भी हुई, जबकि हम साहित्य में हमारी एक अस्मिता है, वह एक सीमांचल की अस्मिता है कि बीरगंज की साहित्य रक्सौल के बिना अधूरा है, और रक्सौल का जो साहित्यिक आंदोलन है
साहित्यिक गतिविधियां हैं वो वीरगंज के अभाव से रिक्त सा है वो। लेकिन पिछले समय में हुआ कि दरवाजे बंद किए जाएं। हरेंद्र सर उस बात के लिए संकल्पित हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, नहीं तो कमरे में दम घुटेगा। तो यह जो एक अभिभावक का भूमिका में वो यूं ही चले आए हैं, लोग उनको इस क्षेत्र के लिए अभिभावक के रूप में मानता है। लेकिन यह अभिभावक की जो उनके रूप में विकसित हुआ है क्रम, वह यूं ही नहीं हुआ है। उस मिट्टी की खासियत है रक्सौल की कि जो इसके साथ एक विरासत है, एक उत्तराधिकार है रक्सौल के पास कि कभी केदारमान व्यथित वहाँ हुआ करते थे, जो नेपाल के और हिंदी के और नेपाली के बड़े साहित्यकार हुए, उनकी नेवारी भाषा में भी है। धाचा गोता में जिनकी बड़ी माइलस्टोन रचना है घाम को पहला। वीरगंज को शहर को अगर पहचानना हो, बहुत सारे लोग घाम के पहला का शहर के रूप में वीरगंज को जानते हैं। धाचा गोता में कि कई संस्मरण की किताबें हैं जिसमें उन्होंने वे रक्सौल में रहे और रक्सौल के उन्होंने एक एक बात की, हाँ कई रचना कई इसमें है, एक ही नहीं है, कई किताबें हैं जिसमें रक्सौल का संदर्भ उनका बार बार आया है। बाद के दिनों में उपन्यास के साथ साथ वो कहानी भी लिखे, लेकिन स्मरण के लिए भी उनकी बड़ी चर्चित है। तो उसमें रक्सौल का चर्चा आया हुआ है। और उस समय की जैसा कि आप ही कह रहे थे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, तो एक साहित्यकारों की वो वीरगंज जब हम कहते हैं तो वीरगंज क्षेत्र को समझना होगा। वीरगंज क्षेत्र का मतलब हुआ कि बागमती से पश्चिम का जो इलाका है उस सबका संबंध रक्सौल से रहा है। और रक्सौल के लोग कलाकुंज पुस्तकालय था, गौर वहां तक जाते थे। अच्छा, कलैया में पुस्तकालय थी, वहां लोग जाते थे। तो एक साहित्यिक परिवेश था यहाँ पर। तो उसको समवेत आधुनिक समय में आज 10 गजा पर खड़े होकर उसको समवेत स्वर देने का काम हरेंद्र हिमकर सर कर रहे हैं। इसलिए भी हरेंद्र हिमकर सर का उपस्थिति अपने आप में एक विशिष्टता है और एक मौलिकता देती है। फिर आते हैं हरेंद्र सर के पास में। ये पुस्तक लेखन में आपने कितना समय व्यतीत किया होगा डॉक्टर साहब? ये पुस्तक तो इधर की रचनाएं हैं 3 वर्षों के भीतर। 3 वर्ष भी लंबी अवधि होती है। हाँ, 3 वर्षों में जो समय समय पर कविताएं लिखी गई, जिसमें तो कविता आई कि लॉकडाउन के समय की कविता। परिवार का उल्हाना कितना झेलना पड़ा? विचित्र बात यह है कि मेरी पत्नी इकोनॉमिक्स से है। हाँ। और अद्भुत प्रेरणा देती है वो साहित्य लेखन। यानी एक समय था जब काठमांडू में मुझे प्रज्ञा प्रतिष्ठान में कबीर पर बोलना था, से 25 साल पहले, तो मैं हिचक रहा था जाने में। अच्छा। लेकिन वहां से गोपाल अस्क और एक और 2 आए मुझे प्रेशर देकर के, दबाव देके बुलाने। गोपाल को भी जानती थी जो कि वही थे। तो उन्होंने कहा कि अब बताइए लड़का है बुलाने, आप नहीं जाइएगा। तो माधव नेपाल जी, ये मिश्र जी, इन सबका प्रेशर था। तो इस दबाव में मैं गए। तो उसके पीछे वही वो नहीं, वत्सल निधि का सदस्य अज्ञा जी ने मुझे बनाया। और उसमें भी मैं ही चल रहा, मैं अपना स्वभाव बता रहा हूँ। आप जो करेंगे घर से कितना, उसकी बात मैं कह रहा हूँ। वो वत्सल निधि की जो बात की ना, वत्सल निधि की तरफ से 1942 में 82 में जानकी जीवन यात्रा किया गया था, जो सीतामढ़ी से शुरुआत हुई थी, गोयनका कॉलेज से। पूर्णेंदु जी उस समय थे हिंदी के बड़े ख्याति प्रलब्ध साहित्यकार, और जनकपुर से वीरगंज होते हुए रक्सौल गए। तो जानकी जीवन यात्रा में जो सहभागी लोग थे सभी का अनुभव संपादित है, और पुस्तक का नाम है जानकी जीवन यात्रा। उसमें वीरगंज से भी क्रॉस करते हुए गए हुए, उसकी भी चर्चा है। अच्छा, मैं खाली एक बार याद रह जाएगा, फिर भूल सकता हूँ। मैडम की भेंट घाट बोले या परिचय हमारी मैडम से करवा दीजिए, ताकि उनका भी जो भाव है हमारी मैडम में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। तो यह कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे उनके बारे में कुछ कह दूं कि
दिनकर से तो आमना सामना था मेरा। हम लोग वही लंगर सिंह महाविद्यालय में पढ़ रहे थे, वहां दिनकर को सुनने का अवसर मिला। दिनकर आज तक प्रासंगिक हैं और रहेंगे, क्योंकि वही धरती की बात करते हैं दिनकर। अलग किसी वाद विवाद से परे उन्हें जो कहना है वो कहते चले गए, इसलिए वो राष्ट्र स्तर पर पहचाने जाने गए। तो ये मैं विचित्र बात बताऊं कि मेरी पत्नी को रश्मि रथी पूरी की पूरी याद थी विद्यार्थी जीवन। अच्छा, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही, फिर हाँ, भी इसमें साहित्य रश्मि रथी पूरी पुस्तक मुझे अभी भी याद नहीं। मैं हम लोग पढ़ाते हुए पंक्तियां कोट करते हैं, संदर्भ आया वहां पर कोट कर दिए, लेकिन उसके चलते उन्हें डिस्टिंक्शन है डिग्री में। स्वाभाविक असर है कि अंग्रेजी में अब अमेज़न पर बेटी की 3 औपन्यासिक कृतियां उपन्यास आ चुके हैं माँ की तरफ से। इसमें ये कहा जाए कि मेरी भूमिका है, ऐसा नहीं है। जैसे मुझे लगा यहाँ आना था तो बड़ी सहजता में उन्होंने सारा कुछ किया और मेरी तैयारी करा दी। इसके अलावा दूसरे काम में जाना होता तो मुझे कठिनाई होती। एक बात, जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से क्या है कि मेरा सौभाग्य है, ये शायद मेरे किसी पुण्य कर्मों का जो फल होगा कि मुझे यहाँ पे बैठने का अवसर मिला है। बैठने का अवसर क्या मिला, मेरा सानिध्य की छाया मतलब में हूँ मैं। एक दो प्रश्न और मैं इच्छुक हूँ जानने को कि एक तो क्या है कि जैसे कुछ धूप कुछ सेहरा, तो सर एक बात क्या है इसमें कि किताब का जो ये संकलन जो तैयार हुआ और उसके साथ साथ जो ये व्यक्ति का आज की जो इकोनॉमिक्स है, जो सोसाइटी है, इसके अलावा जो एक पूरी फैमिली है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये कैसे होता है कि आप ये इतनी सारी रचनाएं, जबकि जहाँ पर अभी इकोनॉमिक्स पूरी तरह से हावी है हर एक जगह पे, और ये कुछ चुनिंदा जो बैकग्राउंड के लोग होते हैं या फैमिली होती है, उसमें जैसे साहित्य को लेकर इतना बढ़ावा मिलता है, और जहाँ नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब वो किस तरह से हम प्रेरित हो, या किस तरह से वो लोग प्रेरित हो कि जो लोग अगर साहित्य से रुचि रखे हुए हैं तो उनको एक मौका मिले या उनको थोड़ा सा प्रेरित किया जाए। शुरू से सारी चीजें अर्थ प्रेरित रही हैं। तो साहित्य भी रहा है। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है। जैसे दरबार का जो काल था, राजाओं का जो काल था, उसमें जो रत्न आते थे, 9 रत्न 10 रत्न सब हम सुनते हैं। उन रत्नों में साहित्यकार भी होते थे, संगीतकार भी होते थे, गायक भी होते थे, ये सारे लोग होते थे। तो यह सब मैंने तुलसी हमारे हुए, जिन्हें दरबार में बुलाने की बात हुई, उन्हें जागीर देने की बात की गई। अब्दुल रहीम खान खाना उनके मित्र भी थे, और तब वहां लिखा था उन्होंने कि हों तो सेवक राम के, पटों लिखों दरबार, अब का तुलसी होएंगे नर के मनसबदार। अब मनुष्य की मनसबदारी मैं क्यों करूं, मैं तो उनके यहाँ पट्टा लिख ही रहा हूँ, उनका मुंशी मैं बहाल हो ही गया हूँ, मुझे क्यों चाहिए। तो जिसका आकर्षण अर्थ के प्रति होगा, और कवि अगर जन्म गया किसी घर में तो गाली तो होती थी कि कवि हो गया बर्बाद हो गया। तो आप सुन रहे हैं, कोई नई बात नहीं सुन रहे हैं। यानी सारा संबंध में, थोड़ा कटु भी लग सकता है, सारे संबंध 58 54 और रुपया से जुड़े हुए हैं। एकदम सही कर रहे हैं। अभी मेरे पास में मैसेज आते हैं, आप इतने रुपए खर्च करिए, आपको ये वाला अवार्ड
हम देंगे, आप आके ले लीजिए या आपको मैं कुरियर कर देता हूँ, रुपया फिक्स है और धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है। अच्छा, उसको लेके आपको कहाँ तक संतुष्टि होगी? अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपकी भूमिका में, अभी 1 मिनट के लिए मैं तो वो तो खुद को बेच रहा हूँ मैं, क्या मतलब यहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा, वहां रख दूंगा, मेरे को मालूम है ना, मैंने चिट चोर कर। नहीं, गणेश जी अर्धसत्य बोल रहे हैं। आज के समय में पीएचडी की डिग्रियां जो है वो धड़ल्ले से बिकती है और लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं और समाज जो है उनको अप्रिशिएट करती है। लोग नकली छद्म कवियों से कविता लिखवाते हैं और अपनी कविता अपने नाम से छपवाते हैं और अपने कवि होने का दावा करते हैं और समाज उनको स्वीकार करती है। तो असली कौन है, नकली कौन है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी जो नीरछेर विवेक होनी चाहिए समाज में, और जो हमारे पास वर्नाकुलर नॉलेज था, देशज ज्ञान था इस चीज की, वह कमी हो गई है। पहले कवि जो है वो समाज की दिशा को निर्धारण करता था। बड़े आदर के साथ देखे कहे जाते थे कि मेरे गांव के में फलाने कवि जी हैं। कवि के नाम से टोले की पहचान होती थी कि फलाने कवि जी का टोल है। अब तो सब कुछ भाड़े में मिलने लगे हैं। भाड़े में मिल, नचनिया शब्द घृणा का शब्द था। हाँ। नाच ही अभी धरती से गायब हो गए। हाँ। लेकिन मैं नाच के पक्ष में एक पंक्ति बोलूंगा। बिल्कुल। जब तक नाच था ना, इतने उच्च स्तरीय गीत गाए जाते थे, सारे के सारे की रामलीला पार्टियां मिथिलांचल से ही हमारे गांव में आती थी। हमारे यहाँ भी। हाँ, बड़ी देन है उनकी हमें संवारने में, मैं ये कहूंगा। ओके। हाँ। 1 माह तक अगर किसी गांव का अपड़ आदमी राम कथा को देख रहा है, सुन नहीं रहा है, देख रहा है, राम कथा को देख रहा है, तो उसको किस तरह से संस्कारित हो रहा है, किस तरह से संस्कारित हुआ, इसे तो समझना होगा। और बड़े साइलेंटली, पता भी नहीं चल रहा है और बड़ी उत्साह से लोग माला उठा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि कल का खाना कौन देगा। तो एक आदमी धड़ल्ले से उठ के कह रहा है कि कल का खाना मैं दे दूंगा। वो लोग होते थे 40 का खाना देना, एक शाम का, कोई दूसरा, कभी किसी ने कहा कि दोनों शाम का मैं ही दे दूंगा। जिसकी जो संपन्नता है, यह भाव जो जुड़ा हुआ था वह राम से भी जुड़ा हुआ था और उसमें आनंद जो आ रहा था उससे भी जुड़ा हुआ था। तो हृदय उस रोज तक बचा हुआ था। नाच में जिसने बैठ करके नाच को देखा है और उनके गीतों को सुना है और वो याद है उस पीढ़ी के लोगों को, तो मूल्यांकन करेंगे कि अभी जो हमारे गीत आ रहे हैं, मोबाइल और सिनेमा हॉल हमारे हाथ में, तो इसने संस्कारहीन किया है ज्यादा उपयोग के अनुसार। बिल्कुल सहमत है। लेकिन उस समय के जो गीत थे इतने स्तरीय गीत थे, लोकगीत। तब किसी भिखारी ठाकुर अपड़ व्यक्ति को समाज ने शेक्सपियर कर दिया। मैं इसमें जोड़ूंगा और सबको रोकना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक कि मोबाइल की बात उन्होंने देखा या प्रविधि की बात कही। आज हम लोग बहुत कम शब्द प्रयोग कर जी रहे हैं, बहुत कम शब्द प्रयोग कर, क्योंकि हमारे जीवन के तौर तरीके बदल रहे हैं और बहुत सारे शब्द लोप हो रहे हैं। और मेरे दादाजी जितना प्रयोग करते थे पिताजी नहीं किए, पिताजी जितना शब्द प्रयोग करते थे हम नहीं कर पा रहे हैं। इनके रचना संसार से गुजरते हुए हम ये पाते हैं कि जो खोए बिसरे भूले बिसरे शब्द सब हैं उनको वो सजोज दे रहे हैं, जैसे ढिबरी बोला। हाँ, तो आपको अपने दिमाग पर जोर देना पड़ता है कि यह शब्द का अर्थ क्या होगा। यार ये शब्द तो हम बचपन में फलाना काका को कहते हुए सुना था, या घूर पर तापते हुए अलाप के पास मैंने देखा था, सुना था। तो यह इनकी किताब की खासियत है कि चुन चुन कर हीरा मोती रखे हुए हैं अपने खजाने में। जैसा कि ऋतुराज जी कह रहे थे, बड़े व्यस्तम समय में रहते हैं, जीविका का स्रोत एक अलग चीज है, लेकिन आज के महानगरीय जीवन में रहते हुए उन शब्दों को जीना, भोगना, जैसे भोगी भोगी मीरा के बारे में कर रहे थे, में जो शब्द सब प्रयोग हुआ है वो अतिक्रमित शब्द नहीं है, आयातित जैसे नहीं लगता है,
वो लगता है कि कविता में स्वाभाविक रूप में वो शब्द प्रकट हुई है और शब्द अपने साथ एक संस्कार और एक चित्त परोसती है। यह काबिलियत इनकी काव्य रचना की है। मैंने रंबोला भी पढ़ा आपका लिखा हुआ, भोजपुरी काव्य खंड रचना थी। उसमें भी मैंने देखा आपने सारा अपना अनुभव बोले या अपने भाव को निचोड़ के रख दिया। अब बीरगंज में मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, खास करके भोजपुरी में, तो रंबोला की चर्चा होती ही है। तो कैसे प्रेरणा मिली रंबोला के लिए भी? वही फिर मैं आपके पिछले प्रश्न पर जाऊंगा कि मैंने कहा कि प्रति वर्ष मेरे यहाँ उच्च विद्यालय में आयोजन होते थे और तुलसी जयंती मनाने का सिलसिला था प्रति वर्ष प्रत्येक विद्यालय में। यह कितनी अच्छी बात थी जो कहीं अब नहीं मिलेगी, इस शहर में नहीं मिलेगी वो परंपरा। तुलसी के विषय में मैं मेरे बच्चों से पूछूं तो नहीं बता पाएंगे। तो उसका संस्कार पड़ा हुआ था और वो तब हुआ जब मैंने निराला का तुलसीदास पढ़ा। तो मुझे लगा कि मुझे भी तुलसी पर लिखना चाहिए। क्या बात है। तो कुछ बातें ऐसी, तो बहुत बड़े कवि थे, उनका क्या कहना, लेकिन कहीं से यह तुलसी की कृपा है, मैं आज कह रहा हूं। हाँ, कह सकते हैं। रंबोला के संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि कहीं से वह तुलसी की, मैं सीधे श्री राम पर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ। कि राम कृपा है, मैं कहूंगा कि वो तुलसी की कृपा है कि रंबोला की रचना हो गई और उसे सम्मान मिला और उसके चलते मुझे सम्मान मिला। तो यह सारे शुभचिंतक उसे याद करते हैं। अभी एक माह पहले बेतिया से एक बैंक अधिकारी ने फोन किया, कहा कि फोन नंबर आपका मिल गया, आपको मैं याद नहीं होऊंगा, पीजी में आपके साथ मैं रहता था। अच्छा। और मुझे रंबोला याद है। क्या बात है। ऋतुराज जानते थे, ओम प्रकाश जी सर्जन है गाजीपुर में, और डॉक्टर रंजीत कुमार राय, सतीश कुमार राय के बड़े भाई सर्जन हैं बेतिया डॉक्टर। तो दोनों मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि हिमकर जी का नंबर दीजिए ओम प्रकाश जी ने। और उन्होंने कहा कि मुझे रंबोला पुस्तक चाहिए, और पुस्तक थी नहीं, ये दूसरा एडिशन आया है। ये जानते हैं, परिचित अजीत जी हैं मधुबनी के, उन्होंने दूसरा एडिशन, मैथिली के प्रकाशक हैं, लेकिन इसका प्रकाशन दूसरा एडिशन उन्होंने छापा। तो उनके यहाँ मैंने पुस्तक भेज दी, पूरी पुस्तक को ऋतुराज ने टाइप किया और टाइप करके पुनः उनके यहाँ भेजवाया। ओके। तो इस तरह से यहाँ रक्सौल में, यहाँ वीरगंज में सरिता बुद्धू आई थी, तो फोटो कॉपी करके उन्होंने लिया था, करा करके रंबोला। सुबह मोहन राजपाल जी के घर में ठहरी हुई थी। हाँ, ठहरी हुई थी। और हम लोगों ने गमक के लिए उनके अंतर्वार्ता लिया था, जो छवि थी। मैंने अंतर्वार्ता ली थी। अब हम इधर ऋतुराज जी पे आए। एक फिर उनका कविता जो आपको लग रही होगी आज तो हो जाना चाहिए, सुना ही दीजिए। हाँ, इस पूरे पुस्तक की ये विशेषता है कि सब एक से एक कविता है। आंख बंद करके निकाल लीजिए और लयबद्ध सुना दीजिए। एक्चुअली वास्तव में देखो तो इस कविता में जैसे प्रेम बड़ी प्रमुखता से, मतलब कि प्रेम से जुड़ी कविता है, या ये प्रेम बड़ी प्रमुखता से इस संकलन में आया हुआ है। तो इसकी क्या कोई ऐसी, मतलब वैश्विक परिवेश में अभी जो चल रहा है, ये दरअसल यह प्रेम की तलाश है। प्रेम का अभाव तो हर आदमी महसूस कर रहा है, मेरी समझ से। दिल मांगे मोर बोलते हैं ना। मैं ये समझ रहा हूँ अपनी ओर से, मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि शायद हर आदमी प्रेम की तलाश कर रहा है, इसलिए कि उसे मिल तो रहा नहीं, राहत तो है, तो इसे भूलता जा रहा है। आदमी प्रेम को भूलता जा रहा है।
तो जैसे दूसरे तरफ से सामाजिक संदर्भ में हम देखेंगे तो परिवार हमारे टूटते टूटते एकल परिवार की बात की जाती थी ना, 25 वर्षों में वो एकल में से भी टूट जाएगा, अकेले अकेले रहेगा सब। एकदम सही हो रहा है, मेरे जैसे छोटे शहरों में हो रहा है। पर यह तो हम कहाँ किस दौर में अभी वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, अब टोल पड़ोस गांव होते हुए परिवार बिखर कर अकेले में आ जाए। अकेले, अब यह अकेले का जीवन जो होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग बचपन से बढ़ते आ रहे हैं, अब बदलना पड़ेगा। तो समाज कहाँ चला गया, उसकी तो कल्पना से बाहर की चीज हो गई वो। तो यह आज के कवि की छटपटाहट है। और सबसे बड़ी बात जो है कि कविता भी रह नहीं गई है आपके पास। ठीक बात है, कविता की तलाश हो रही है। भाव हो तब तो निकले। तो कविता के साथ जो रागात्मकता चाहिए, कविता के साथ प्रेम चाहिए, सहृदयता चाहिए, सहानुभूति चाहिए। इसमें एक चीज और कहूंगा कि संस्कृत की एक पंक्ति है ना, कवि काव्य करोति रस जानाति पंडितम। कवि जो है कविता की रचना करता है, उसकी जो रस है, उसके भाव है, अंतर्य का विश्लेषण कोई पंडित करता है, समालोचक करता है। अभी कविताएं लिखी जा रही है, लेकिन आलोचकों का, समालोचकों की अभाव है, जिससे बड़े बृहत रूप में, बड़े फलक पर उनकी बातों को संप्रेषित कर सकें। आज निराला है क्योंकि रामविलास शर्मा थे। तो आज हम लोग के भोजपुरी क्षेत्र में या सीमांचल में अच्छे समालोचक की अभाव है, जो इसके तिजोरी में जो अच्छे अच्छे हीरा जवाहरात हैं, उनको बड़े चेहरे पर लोगों को लौकावे। सही बोल, लौकावे, वाह 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 है। क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि लेखक परफेक्ट ही हो, वह सारी चीजों को जान ही रहा है, फीलिंग्स को। वह फीलिंग्स की बात है कि गहराई कितनी है उसमें, उसने कितना आत्मसात किया है समय को, तो वह उसके अनुपात में या उसके पैमाने पर वो बड़ा या छोटा हो सकता है। कविता के लिए यही बात कही जा सकती है। तो वो एक कहानीकार हुए, आप जानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन सी बात है कि उसने कहा था एक कहानी उनकी उन्हें अमर बना करके चली जाती है। एक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अमर बना देती है। तो कुछ बात तो उस कहानी में है, जरा खोज के देखिए कि क्या है। कहानी तो बड़ी सहज है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बखेड़ा है उसमें, बहुत कोई जासूसी वाली तिलिस्म वाली कथा तो नहीं है। जो आज हम लोग तो इसके ही पानी में हम लोग सब आज डूबे हुए हैं, और वक्त कैसे निकल रहा है कि आनंद भी आ रहा है उतना ही। इसमें एक बहुत ही आज के समकालीन जो दुनिया है, जिस तरह के तकनीक ने जिस तरह से हमें घेरा हुआ है, और उसके नियंत्रण में जो हम सारे जो भाव हैं और जो परिवार है और जो समाज है, उसका भी खंडन हो रहा है। उस पे एक बहुत ही एक मौजू, एक बहुत मजबूत कविता है। इसमें कविता का शीर्षक है, अगर आप सबको स्वीकृति है तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है आजकल प्यार में। आजकल प्यार में कोई तलवार की धार पर दौड़ता है क्या? आजकल प्यार में कोई तलवार की धार पर दौड़ता है क्या? वह प्यार जिसे पाने हेतु आग के दरिया में डूबकर जाना हो, वह जज्बा, वह जुनून कहीं और किसी में है क्या? बाबा कबीर के प्रेम को पढ़कर पंडित बनाने वाले ढाई आखर का बोध किसे है? बाबा कबीर के प्रेम को पढ़कर पंडित बनाने वाले ढाई आखर का बोध किसे है? शायद प्रीति प्रेषक ग्रह ने भौतिकता के भाव को तोलकर आदमी के मन को आंकते हुए समय की चाल के हिसाब से अपनी राशि बदल ली है। अब इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी को आजमाने, खुद को भुलाने, भावधार में बेहिचक बहने, मोहब्बत के ताने बानों को धीरज से सहने का साहस किसके पास है? जीवन भर की उदासी उबासी अब कोई झेल सकता है क्या? इश्किया खुमारी मिटाने और मन को भरमाने के लिए आज सबके हाथों में अनवरत खेल रहा है आशिकी खिलौना।
जीवन भर की उदासी उबासी अब कोई झेल सकता है क्या? इश्किया खुमारी मिटाने और मन को भरमाने के लिए आज सबके हाथों में अनवरत खेल रहा है आशिकी खिलौना, अबूझ इश्क की इबादत का काबा, भ्रमित प्रेम भाव से आकुल मन का कल्पित मधुबन वृंदावन, छाया और छवि के साथ हाथों हाथ हर मोबाइल में नाच रहा है हर पल छलता स्नेह। पश्चिम के ललक ने पूरब के प्रेम को उड़ाकर बना दिया है आकाशी। पश्चिम के ललक ने पूरब के प्रेम को उड़ाकर बना दिया है आकाशी। आज पूरे विश्व के इश्क की दुनिया दौलत की दासी है, पूर्णतः आभासी है। आजकल प्यार में बहुत प्यारा, बहुत प्यारा सर। ऐसे लग रहा है कि क्या मतलब शब्दों का बोलता है ना आदमी, अभाव हो गया। ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे शब्द ढूंढूं मैं भी एक आपके संदर्भ में कुछ ऐसी रचना कर डालूं। समय निकल रहा है और हम लोग लगभग 1 घंटे बैठ गए, तो कुछ फाइनल टचअप देंगे चंद्रकिशोर सर, फिर एक लास्ट में मैं कविता वाचन, इनकी ही लिखी हुई कविता को वाचन करके समाप्त कर दूंगा। जिस समय रक्सौल के मंच पर हरिंदर सर का अवतरण हुआ, अगर वो नहीं होते तो वीरगंज के पिछले कई दशकों का साहित्य का जो आज एक हम अट्टालिका देखते हैं वह नहीं होता। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो विचार के बंदी नहीं है, कोई वाद के बंदी नहीं है। विचार को एक बड़े वाद के अर्थ में मैंने कहा, तो वो सभी विचारधाराओं के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। कोई गुरुडम नहीं चलाते हैं उनका, वो उनकी खासियत है। क्योंकि आजकल लोग चेला बनना जरूरी बन समझता है और लोटा हमारे लेकर चले, वो भी नहीं है। निर्विकार भाव से वो काम करते हैं। तो ऐसे मेंटर, गाइड और फिलोसफर वीरगंज में तो उसकी रिक्तता है, जो आपकी रचना पढ़कर सुधार कर दे, उसके ढांचा पर सुधार कर दे, उसमें कुछ वैचारिकी उसमें डालने का या कथ्य कहने का जो तरीका है, आपका अंदाज है, उसमें सुधार करने की बात करें, वो नहीं है। और यही कारण है कि हम अपने जो अग्रज हैं उनके प्रति सम्मान करने से वंचित होते रहते हैं। जो हमारे समकालीन हैं उनको अपना प्रस्फुटित समझते हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है उसे हमें ईर्ष्या होती है कि कहीं मेरा सिंहासन न डोल जाए। और हिमकर सर में यह खूबी है कि वो चाहे वो अग्रज हों, जैसा कि देख रहे हैं कि बड़े विनम्र भाव से पुष्प अर्पित कर रहे हैं उनके प्रति, उनके पावन स्मृतियों को। जो उनके समकालीन हैं उनके बड़े बड़ा सांख्य भाव है उनका, और जो उनके बाद की पीढ़ी है वो समझते हैं कि मैंने जो मसाल लेकर चला है सीमांचल में, कविता की मसाल, कविता की कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई सीमाएं नहीं होती हैं, कोई सरहद नहीं होता है। उस सरहद के बाहर बियॉन्ड द बॉर्डर रोशनी देने का काम करता है, जो काम उनकी रचनाएं कर रही है। आज के समय में ऐसे लोगों का हमें बहुत ज़रूरत है, और हम कामना करते हैं कि इस तरह की रचनाएं का संकलन उनका आने वाले दिनों में भी हो और हमें प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। मैं अब कार्यक्रम का समापन एक आपकी ही लिखी हुई कविता से, शीर्षक है गांव। मैं ये शीर्षक इसलिए उसका सिलेक्शन किया, मैंने कभी नेपाली में लिखी थी, गांव मेरो गांव रहे ना कंक्रीट जंगल भाई से। तो बड़ा कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि मेरा भाव भी मैं सुनाता हूँ। गांव उदास उदास गांव है, हताश है शहर शहर, चहल पहल कहीं नहीं, कहीं ना कोई शोर है, कहीं ना कोई शोर है, कहीं नहीं है ताजगी, कहीं ना कोई हास है। ये रोग है विकास का, ये रोग है विकास का, डरे डरे से लोग हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वीरगंज की चर्चा हो रही है। न भाव है न भोग है, न भाव है न भोग है, अभाव ही अभाव है। अभय की रोशनी नहीं, नई फसल निराश है। कहीं न कोई आस है, कहीं न कोई आस है, अगर मगर में देश है, अगर मगर में देश है। अंधेर है अनहार है, देखिए वर्ड आ गया, अनहार है, अंधेर है अनहार है, दया दवा नहीं कहीं, दुआ के द्वार बंद है,
दुआ के द्वार बंद है, अजब ये काल जाल है, अजब ये काल जाल है, हलक में हल अटके गए, हलक में हल अटक गए, सवाल पर सवाल है, सवाल पे सवाल है। सहम गया है आदमी, सहम गया है आदमी, निराश है कदम कदम, समय नहीं बता रहा, वो आ रहा है कि जा रहा। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत साधुवाद चंदकिशोर सर, डॉक्टर साहब, ऋतुराज जी। आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं फिर दोबारा बैठेंगे इसी जगह पर। विषय होगा रक्सौल और बीरगंज के अंतर संबंध के ऊपर। हाँ, लेकिन बीरगंज का ये भरपूर जो प्यार देते हैं, निशर्त प्यार जो देते हैं, ये लुटाते रहे। हाँ बिल्कुल, ये अपेक्षा साधिकार हम लोग रखते हैं आपके साथ। मैं बहुत आभार।